हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, आज है डी एंड एफ ब्लॉक का लेक्चर नंबर 2 और आज हम जितने भी रेस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डी ब्लॉक के वो करेंगे। और मैं थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को कराऊंगा और इसके बाद आपका एफ ब्लॉक भी बिल्कुल सेम ऐसे ही थोड़ा सा मेन पॉइंट्स पर फोकस करूंगा, जिससे कि आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस फैक्ट्स के बेस पर इजीली से आप क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल भी कर सको। और उसके बाद मैं डिटेल में करा दूंगा इस चैप्टर को दोबारा से, ठीक है ना। तो अभी केवल एग्जाम के हिसाब से मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने कराया था आपको एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, और उससे पहले कराया था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का n-1 d1 to 10 और ns1 to 2 वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड विच इज फ्रॉम 4 to 7। उसके बाद मैंने कराया था आपको एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई when we move left to right the atomic radius successively decreases, but after midway after manganese it becomes almost constant and zinc has higher ionic radii, higher atomic radii than copper, nickel, cobalt etc. due to the electron repulsive force। अब उसके बाद आ जाते हैं हम, ये मैंने एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था आपको, ये एटॉमिक नंबर है और ये आपके पिकोमीटर में एटॉमिक रेडियस है, पहले डिक्रीज हो रही है और उसके बाद लास्ट में इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। और मिडवे के बाद कांस्टेंट हो रही है। तो अब आ जाता है आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस में कुछ इंपॉर्टेंट इतना कुछ खास नहीं है, बस 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को आपको लर्न रखना है। नंबर 1, आयनिक रेडियस decreases with increase in atomic number, with increase in atomic number। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस कम होती चली जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, लेकिन जैसे मान लो मेरे पास एक है आयरन Fe2+, दूसरा कोबाल्ट 2+, तो किसके एटॉमिक रेडियस कम होगी? सॉरी, कोबाल्ट की कम होगी, ठीक है। लेफ्ट राइट चलोगे तो वो कम होती चली जाएगी, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो। लेकिन ये सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए फोर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, एक की 3 है, so ionic radii decrease with increase in oxidation number, with increase in oxidation state। जैसे मान लो आप आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2+ और 3+, तो आयनिक रेडियस स्मॉल किसकी होगी? 3+ की। जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, साइज हो जाएगा कम। अब आ जाओ मेटेलिक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे कि कोई हार्ड है, क्यों है? रीजन बताओ। कोई लो वॉलेटाइल है, क्यों है? रीजन बताओ। हार्डनेस, जिसमें ज्यादा हार्डनेस होगी उसकी वॉलेटाइलिटी लो होगी उतनी ज्यादा। किसी का मेल्टिंग पॉइंट हाई है या बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसी की हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, इसका रीजन बताना है, ठीक है ना। सो याद रखना, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, unpaired electron
स्ट्रोंगर विल बी द मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रोंगर विल बी द मेटेलिक बॉन्ड। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा। अब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होने से क्या हो जाएगी, हार्डनेस इंक्रीजेस, हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी, बिकम्स लो वोलेटाइल, वोलेटाइलिटी कम हो जाएगी, लो वोलेटाइल हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इन सब का एक ही रीजन है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मान लो दो दे दिए मुझे मेटल, एक तो दे दिया Fe, ठीक है, एक दे दिया जिंक। चलो जिंक की बात नहीं करते, जिंक को मैं अलग से बताऊंगा। एक Fe एक कॉपर, इन दोनों में कौन ज्यादा हार्ड है? भाई आयरन ज्यादा हार्ड होगा, ठीक है। सबसे कम वोलेटाइल कौन है? आयरन। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? आयरन का। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? आयरन का। हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी है? आयरन की। मतलब ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए आइसोलेटेड एटम में कन्वर्ट होने के लिए? आयरन को। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है बस, और वो भी s में, ठीक। तो ये है हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टी, और मेटेलिक प्रॉपर्टी के लिए आपको एक ही आंसर लिखना है, वो भी ये लिखना है, ठीक है। ज्यादा कुछ डिटेल में मत घुसो इनमें, बताऊंगा बहुत कुछ जब इस चैप्टर को डिटेल में कराऊंगा। अभी मैं एग्जाम ओरिएंटेड करा रहा हूं, तो आप जल्दी जल्दी से इसको देख के अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को कर लो। तीन पॉइंट हो गए डेंसिटी। तो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ सीरीज, किसी सीरीज में जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे, भाई एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा भाई, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। अच्छा उसमें एक चीज और लिख लो, इनमें सबसे कम सबसे ज्यादा वोलेटाइलिटी किसमें है? सबसे कम हार्ड कौन है? तो उसका आंसर है जिंक। तो जिंक इज मोस्ट वोलेटाइल ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जिंक, कैडमियम एंड मरकरी एक्सेप्शनली डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, और इसका रीजन है ये लिख देना जब भी जिंक के बारे में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज कम होगा। और डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। जब साइज घटेगा दैट इज वॉल्यूम डिक्रीजेस, दैट इज वॉल्यूम डिक्रीजेस, और वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। और आप ये भी बोल सकते हो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, या एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो वॉल्यूम डिक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस। तो लेफ्ट टू राइट चलोगे तो सबसे पहले जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, अब यहाँ पर डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आयरन, तो ऐसे डेंसिटी इनकी बढ़ती चली जाएगी लेफ्ट टू राइट चलोगे तो, क्योंकि साइज कम होता चला जाएगा। एक्सेप्शन कौन है? जिंक। जिंक इसका एक्सेप्शन है क्योंकि जिंक का साइज बढ़ जाता है, आपको पता ही है जिंक के साइज में एक्सेप्शनल ट्रेंड होता है। क्यों? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। याद रखना सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो होती है इरिडियम की, IR सबसे ज्यादा, इसके बाद होती है ओस्मियम की, OS। जितने भी एलिमेंट है डी ब्लॉक में, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा इरिडियम की, फिर ओस्मियम की। उसके बाद आ जाओ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। अब इसमें देखोगे जब आप
ये है हमारी 3D सीरीज टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। अब आप देख रहे होंगे पहले तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, देखो स्कैंडियम की 631, टाइटेनियम की 656, वेनेडियम की 650, क्रोमियम की 653, मैंगनीज की 717, आयरन की 762। तो इस पूरे के पूरे जिंक को छोड़ के, जिंक को तो बाद में बताऊंगा, जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। जिंक हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्यों होगी? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है तो मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, तो केवल एस ऑर्बिटल ही इलेक्ट्रॉन वहां से शेल में से बाहर निकलेंगे, फोर्थ शेल में से, डी वाले नहीं निकलेंगे। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? जिंक की। जिंक की होती है 906, तो वो तो अलग है, उसे छोड़ो। अब देखो यहाँ पर बाकी जितने भी 9 एलिमेंट्स हैं इनमें सबसे ज्यादा होती है आयरन की। तो देखो पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी वैसे देखोगे तो बढ़ रही है और उसके बाद वो घटनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है कि कितने इजीली इसमें से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। और यहाँ पर इर्रेगुलर ट्रेंड होता है, ठीक है ना, इर्रेगुलर ट्रेंड। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है आयरन की। आयरन हैज आयनाइजेशन एंथैल्पी 762, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी आयरन की, जिंक को छोड़ के। सबसे ज्यादा होती है जिंक की, वो तो एक्सेप्शन है, मैंने बता ही दिया, सब में शो करेगा वो एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है उसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन किसमें से निकालना इजी है? सबसे ज्यादा इजी किसमें से है? तो सबसे ज्यादा इजी है स्कैंडियम में से। स्कैंडियम में से इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली निकलेगा, ठीक है। तो सबसे कम होती है स्कैंडियम की, और स्कैंडियम हैज 621, क्लियर। अब जिंक हैज हाईएस्ट, जिंक की सबसे ज्यादा होती है। अब याद रखना ये तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। अब जैसे 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होते हैं सेकंड वाले की, और सेकंड वाले से ज्यादा होते हैं हमेशा थर्ड वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड भी करती है स्टेबिलिटी पर। स्टेबिलिटी पर याद रखना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, क्यों है रीजन? उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लेना। जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो इसको देखो ध्यान से, क्रोमियम 653, 1592 और 2990, इन तीनों में देखो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल रहे हैं, इसमें से एक निकाला, इसमें से एक निकाला, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन किसी दूसरे ऐसे एलिमेंट के साथ करूंगा, अब देखो आप यहां पर देखो यहां पर इस वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन शो कर रहा है? कॉपर। कॉपर इसलिए ज्यादा कर रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो स्टेबल 3D कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो सबसे 3D10 जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना उसमें से डिफिकल्ट है। तो याद रखना, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हायर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये पॉइंट याद रखना जो मैंने अब बोला है, ठीक है ना। more stable electronic configuration more stable electronic configuration higher will be the ionization enthalpy, higher ionization enthalpy। बस ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कराना इसमें। और इर्रेगुलर ट्रेंड क्यों शो करता है? सो इर्रेगुलर ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, इर्रेगुलर ट्रेंड ऑफ, ये पॉइंट भी याद रखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ड्यू टू द
is due to the relative energy of 4s and 3d orbitals। तो इन ऑर्बिटल्स के रिलेटिव एनर्जी की वजह से, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है, ये डिफिकल्ट होता है। स्टेबिलिटी सॉरी 5 डेंसिटी के बाद 6 आयनाइजेशन। 7 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? जैसे आपने देखा होगा आयरन 2+ भी शो करता है, 3+ भी शो करता है, वेरिएबल है। ऐसा तो नहीं है कि कैल्शियम की तरह हमेशा बस +2 ही शो करेगा, नहीं, वेरिएबल शो कर रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप इनकी देखोगे, जैसे आप देखो स्कैंडियम 3+ शो करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का एक ट्रेंड होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या ट्रेंड होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट जब लेफ्ट राइट चलोगे तो पहले इंक्रीज होगी और उसके बाद डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। चलो आफ्टर मिडवे फिर ये हो जाएगी कम, इट इज डिक्रीजेस। तो मिडवे के बाद डिक्रीजेस हो जाएगी। और जिंक तो भाई केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वो भी +2। जिंक शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक की केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बस, Zn+2, ठीक है। और मैंगनीज शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज सबसे ज्यादा शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 से लेकर +7 तक, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक, ठीक है। मैंगनीज की +2 से लेकर +7 तक होती है। जैसा कि MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड में तो मैंगनीज की +2 होती है, ठीक है। KMnO4 में मैंगनीज की +7 होती है। तो इसमें +2 है, इसमें +7 है। तो मैंगनीज सबसे ज्यादा शो करता है। सबसे कम कौन करता है? जिंक करता है। क्यों करता है जिंक? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। जिंक क्यों करता है? रीजन, जिंक शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। क्योंकि डी ऑर्बिटल्स तो पार्टिसिपेट नहीं करते ना बॉन्ड फॉर्मेशन में। देखो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों करते हैं? ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ Ns and N-1d electrons in bond formation। तो ये रीजन है भाई, इस रीजन को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो जाती है, नहीं करते हैं तो नहीं करते। अब जैसे मैं मान लूं जिंक की 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में बस 4s इन्वॉल्व होगा, 3d नहीं होगा, क्योंकि 3d तो फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों लूज कर देगा तो जिंक शो करेगा +2। अब इसमें से निकल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अब इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्योंकि स्टेबिलिटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो जिंक शो करता है +2।
अब मैंगनीज क्यों शो करता है भाई Mn2+, Mn3+, ये सारे, तो मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s2, ठीक है। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट, तो 4s में से जब दोनों लूज करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर s पार्टिसिपेट करेगा तो +2 शो करेगा। अब d भी करने लग जाएंगे, तो जब d के भी करेंगे पांचों तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऐसे शो करेंगे। तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो मैंगनीज तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद वो फिर कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। आयरन दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आयरन एक +2 एक +3, ठीक है। निकिल की ज्यादा स्टेबल होती है 2+, ठीक है, और कोबाल्ट की होती है 3+, और कॉपर की 2 होती है Cu+, Cu2+, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ Cu2+ होती है और Zn की होती है सिर्फ एक Zn2+, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनको आप लर्न कर लो और समझ भी लो, मैंने आपको बता भी दिया। तो आपको इसमें 3 पॉइंट लर्न करने। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ Ns, ये वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों इन्वॉल्व होंगे तो वेरिएबल शो करेगा, सिर्फ ये होंगे तो +2 ही करेगा बस, ये भी करेगा तो 5 और 2 7 हो जाएगी, ठीक है। तो जिसमें जितने डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतनी शो करता है। अब जैसे ये पेयर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो करना बंद कर देंगे। और सेकंड पॉइंट ये याद रखना, जिंक की केवल +2 होती है, और ये भी याद रखना मैंगनीज की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। चलो, तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो, इसे सबसे लास्ट में बताऊंगा आपको। स्टेबिलिटी याद रखना, स्टेबिलिटी का एक सिंपल सा रूल बताऊंगा। स्टेबिलिटी दोज एटम्स और आयंस which attain half filled or fully filled configuration show ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी जो हाफ फील्ड होगा या फुल्ली फील्ड होगा। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि इन दोनों में Fe2+ और Fe3+ में कौन से ज्यादा स्टेबल है, तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे। Fe का होता है 3d6 4s2, Fe का होता है 3d6 4s2। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे ये बचेगा 3d6 4s0, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे ये बचेगा 3d5 4s0। ये हाफ फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड नहीं है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, Fe3+। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, दिस मींस Fe3+ इज मोर स्टेबल देन Fe2+। तो स्टेबिलिटी का पूछ लेंगे तो स्टेबिलिटी कौन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेना, उसका पता चल जाएगा कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अब तुम बताओगे मुझे CO2+ में और CO3+ में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो CO2+ क्या होता है भाई, पहले तो ये देख लो 3d7 4s2 ये होता है, ठीक है। और कोबाल्ट का होता है 3d7 4s2। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे इसमें से तो ये बन जाएगा 3d7, और जब 3 लूज होंगे तो ये बन जाएगा 3d6 4s0। अब इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपको पता है 2 ग्रुप में स्प्लिट हो जाता है, एक T2G ग्रुप में और एक EG ग्रुप में, ठीक है, T2G में और एक EG ग्रुप में। तो अब
T2G और EG ग्रुप में जब स्प्लिट हो जाएगा d ऑर्बिटल, यहां बना देता हूं भाई मैं, ठीक है, जगह नहीं है, यहां बना दिया मैंने। तो जब इनको जब फील्ड करोगे 7 को, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनको करोगे, जो T2G वाले ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5 6 के 6 इसमें आ जाएंगे, इसमें कोई नहीं। ये जो T2G वाला है ये हो जाएगा फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल। सो CO3+ इज मोर स्टेबल। याद रखना, स्टेबल वो होगा जो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड को अटेन कर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। और भी क्वेश्चन है जो स्टेबिलिटी के हैं, याद रखना इसको। मैग्नेटिक नेचर, तो याद रखना, अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और अगर किसी में सारे के सारे पेयर्ड हों, ऑल पेयर्ड, अगर किसी में सब पेयर्ड हों तो वो होता है डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अब आगे मैं ये भी बता दूंगा कि अनपेयर्ड और पेयर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो यही बता देता हूँ, वैसे फिर मैं PYQ के जो क्वेश्चंस कराऊंगा उससे तो आपको पता चल ही जाना है। अब ये बताओ Fe2+ पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? Fe2+ छोड़ो, सिर्फ Fe बताओ, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? तो ये 26 होता है। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3d6 4s2 करके देख लो भाई, 3d6 4s2 1 2 d में 5 ऑर्बिटल बनाने हैं, s में 1 बनाना है, ठीक है। तो d में 6 1 2 3 4 5 6, s में 2। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ये रहा जो पेयर्ड नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक भी होता तो पैरामैग्नेटिक हो जाता। तो ये है पैरामैग्नेटिक। क्यों? मैंने क्या बोला था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये पैरामैग्नेटिक है भाई नेचर में, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ लूं कि जिंक बताओ, जिंक क्या है? जिंक पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? तो जिंक का क्या होता है 30, तो जिंक होगा 3d10 4s2। तो जिंक में आप देखोगे s में 2 है और d में 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब पेयर्ड है, सब पेयर्ड है। जब सब पेयर्ड हो, ऑल पेयर्ड हो, तो ये कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। मतलब ये रेपल करेगा मैग्नेटिक फील्ड से और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, ठीक है, अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अब इनके नेचर से मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ लेता है। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो कि मैग्नेटिक मोमेंट किसका कितना है। अब जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2+। तो Fe2+ का मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट करोगे तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो Fe का। तो Fe का क्या होता है 30, सॉरी जिंक का दिमाग में घूम रहा है, 26, और ये हो जाएगा 3d6 4s2। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करके देखो इसमें कैलकुलेट, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पता है कितने आ जाएंगे? 4 1 2 3 4 5 6 1 2। तो n की वैल्यू आ गई 4। जो n की वैल्यू 4 आई है तो क्या आ जाएगा भाई? म्यू इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का। तो अंडर रूट n की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4 इंटू 4 और 2 6, अंडर रूट 24 और नियर अबाउट आ जाएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर रूट आ जाएगा भाई। कंप्लीट स्क्वायर 25 का तो आता है 5, तो इसका आ जाएगा 4.97 करके देख लेना। 4.9 के अप्रोक्स तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं किसी का भी। जैसे अब क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, भाई मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो स्कैंडियम 3+ का। तो स्कैंडियम का क्या होता है 21। तो स्कैंडियम का देखोगे 3d1 4s2, तो 2 इसमें से निकल जाएंगे, 1 इसमें से निकल जाएगा। तो स्कैंडियम 3+ में जब आप देखोगे ध्यान से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो म्यू इक्वल टू
0 इंटू 0 प्लस 2 तो म्यू आ जाएगा 0। तो ये डायामैग्नेटिक है। स्कैंडियम 3 प्लस क्या है? डायामैग्नेटिक। जिसका 0 आता है वो डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक है। और बताओ और किसका निकालूं? बहुत सारे, किसी का भी निकाल लो। V3 प्लस का निकाल लो। तो वेनेडियम का होता है 23 का 3d3 4s2। तो V3 प्लस का क्या बन जाएगा? 2 इसमें से निकालो, 1 इसमें से 3d2। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई जब d में 5 है तो 1 2 3 4 5, तो 1 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ गई। जब n की वैल्यू 2 आ गई तो n की वैल्यू रख दो फॉर्मूले में, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 4 टू 8, रूट 8 2.87। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा। और बताओ किसका निकाल लो? जिसका तुम कहोगे उस सबका निकाल दूंगा मैं, ठीक है। Fe3 प्लस का निकाल लो। Fe3 प्लस का, तो Fe का बताओ क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Fe का होता है 3d6 4s2। 3 प्लस में 2 इसमें से निकल जाएंगे, 1 इसमें से निकल जाएगा, तो ये बचेगा 3d5 4s0। 3d5 में 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 5 अनपेयर्ड आ जाएंगे। n की वैल्यू 5, फॉर्मूले में पुट कर देना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब अगर क्वेश्चन में आ जाएगा बताओ इनमें से कौन किसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देना, n इंटू n प्लस 2, ठीक है। n इंटू n प्लस 2, याद रखना n प्लस 2 होता है, बच्चे n प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 5 और 2 7 रूट 35। इससे तो ज्यादा आ ही नहीं सकता किसी का भी, ठीक है। रूट 35 से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर हो भी जाए किसी आयंस में तो आप कर देना, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, हाँ इंपॉर्टेंट है। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो catalytic property due to number 1 presence of unpaired electron की वजह से, ठीक है। ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी इनकी ज्यादा होती है, ठीक। इसे लिखने की जरूरत नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी को, बाकी आपको लिखना चाहते हो तो लिख लो, इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये भी लिख दोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो भी मोर देन सफिशिएंट है। एक और लिख सकते हो, आपको लिखना होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज ऑन द सरफेस पे फ्री वैलेंसी होती है, इस वजह से। तो भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे भी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म colored compounds डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर कंपाउंड शो करते हैं ड्यू टू, क्यों करते हैं? नंबर 1, आप इसमें आंसर लिखना हमेशा डी ट्रांजिशन। वैसे इसका टॉपिक काफी बड़ा है लेकिन मैं अभी पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। ड्यू टू डी ट्रांजिशन, क्योंकि डी ट्रांजिशन होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। मतलब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में ही चले जाएंगे और फिर वहां एनर्जी को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब वो एनर्जी को रिलीज करेंगे और वो स्पेसिफिक रीजन की रेडिएशन होगी जो कि कलर शो करेंगी, ठीक। तो ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ये भी लिख सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electrons
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, और करके आप ये भी लिख सकते हो ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। आप ये भी लिख सकते हो कि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं तो इस वजह से वो कलर्ड शो करते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन कि बताओ भाई Zn2 plus salts are white while Cu2 plus are colored। आपने देखा भी होगा, why? क्यों? जिंक सल्फेट कलरलेस होता है ना, और CuSO4 कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, ये कलरलेस होता है। क्यों होता है? इसका रीजन, तो इसका रीजन है, आप लिख दो चाहे डी ट्रांजिशन, चाहे आप लिख दो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cu2 प्लस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cu2 प्लस। अरे Zn2 प्लस को देखो, Zn 30 होता है, 3d10 4s2। जब Zn2 प्लस बनाओगे इसका तो इसमें से 2 निकल जाएंगे, 3d10। जब डी में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी ट्रांजिशन तो होने की नहीं है। अब Cu को देखो, 3d10 4s1 Cu2 प्लस, एक इसमें से निकलेगा, एक इसमें 3d9 4s0, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले डी में चला जाएगा, तो इसलिए ये कलर्ड शो करेगा। तो ये आंसर लिख देना और ये बना के दिखा दोगे तो मजा ही आ जाएगा। ठीक, और बताओ एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो नहीं होता, KMnO4 इज कलर्ड। नोट करके याद रखना इसे, KMnO4 इज कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि KMnO4 में Mn की मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, फिर भी कलर शो कर रहा है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लीजेंड। तो भाई ये हो गया हमारा कलर्ड ऑफ कंपाउंड्स। कलर्ड ऑफ कंपाउंड्स आप पढ़ लेना। बाकी इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर का एक व्हील होता है, उस कॉम्प्लीमेंट्री कलर का व्हील मैं जब आप क्वेश्चंस कराऊंगा ना इसके PYQ के, उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये तो एक एक लाइन में कराऊंगा बस। ठीक है, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स form complexes ड्यू टू, ये लिख देना बस, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे भाई Fe या Ni या जितने भी तुम्हारे एलिमेंट्स है कोबाल्ट वगैरह, इनमें क्या होता है जब लीजेंड्स इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो जो डी ऑर्बिटल है वो हो जाते हैं पेयर्ड। जब ये पेयर्ड होंगे तो वहां पर डी ऑर्बिटल वैकेंट होने के बाद ये करेंगे उससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट और ये फॉर्मेशन करेंगे कॉम्प्लेक्स की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ये एक एक लाइन का आंसर है। ठीक है, तो अलॉय होते हैं मेटल मिक्स्ड विद मेटल। अगर मेटल मेटल के साथ मिक्स हो तो ये बन जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल, और इसे बोलते हैं हम अलॉय। आपने सुना होगा अलॉय व्हील्स। तो अलॉय क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ होती है अलॉयज की किसके कंपैरिजन में, प्योर मेटल के कंपैरिजन में। अब जैसे ये मान लो आयरन का क्रिस्टल है, अब इसमें
अब इसमें कोई दूसरी मेटल मिक्स कर दो आप, ठीक है, जिसकी एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस 50% से ज़्यादा ना हो, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो इसके एक एटम को रिप्लेस कर देगी। सपोज करो मैंने इसके अंदर कोबाल्ट मिक्स कर दिया, ठीक है, जब इसमें मैं कोबाल्ट मिक्स करूंगा तो आयरन के एक एटम की प्लेस ले लेगा कोबाल्ट, ठीक है, तो कोबाल्ट यहाँ आ गया, बाकी Fe जहाँ Fe था कहीं पे वहाँ पे आ जाएगा कोबाल्ट, तो ये बन जाएगा हमारा अलॉय। अब अलॉय की फॉर्मेशन इसलिए करते हैं जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ये किसी पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले मेटल की जरूरत है तो वहाँ पर प्योर मेटल यूज न करके अलॉय को यूज करते हैं हम, ठीक है। तो हाई स्ट्रेंथ वाले यूटेंसिल्स वगैरह इससे बनते हैं, बहुत सारी मेटल्स जिनका यूज होता है इसमें यूज करते हैं हम। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में व्हेन एटम्स या स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन एटसेट्रा mixed with metal, they occupy interstitial space. These are called इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है तुम्हारे, ठीक है बेटा। अब देखो जैसे मेरे ये बना दिया क्रिस्टल, वो तो मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे बना दिया था, उसमें स्पेस को फिक्स करके नहीं दिखाया था, यहाँ दिखाऊंगा, देखो फिक्स करके। अब मान लो ये मेरे पास आयरन का क्रिस्टल है, अब इसमें जब मैंने स्मॉल मॉलिक्यूल को यहाँ पर स्मॉल एटम्स को मैंने इसमें मिक्स कर दिया, तो ये जो इंटरस्टिशियल, ये जो जगह खाली से बोलते हैं हम वॉइड बोल देते हैं इसे, या इंटरस्टिशियल स्पेस बोल देते हैं। इसमें हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे आके ट्रैप्ड हो जाएगा, ये जो खाली जगह है। जब इस खाली जगह में एटम आके ट्रैप्ड हो जाएगा तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बनेंगे कंपाउंड्स, ठीक है, और इन्हें बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो खाली जगह में एटम्स के बीच में जो खाली जगह है, देखो अलॉय के फॉर्मेशन में तो आयरन के एटम को कोई दूसरे मेटल का एटम डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से हटा दे। इंटरस्टिशियल में जो बीच में खाली जगह है उसमें आके एटम ट्रैप्ड हो जाएगा, ना कि किसी एटम को डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ये केवल यहाँ ट्रैप्ड करेगा। तो ये है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो और करेंगे बेटा कल, दो टॉपिक बचे हमारे, एक तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और एक बचा मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये दो टॉपिक मैं कल कराऊंगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। और कल मैं फिर स्टार्ट कर दूंगा आपका KMnO4 और या पोटेशियम डाइक्रोमेट करूंगा, फिर KMnO4 और उनकी बैलेंसिंग कराऊंगा। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। इसके बाद इसी चैप्टर का PYQ साथ के साथ करूंगा।